नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो जनसंख्या पर जंग जारी है और ये इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का जनसंख्या बढ़ाने वाले ऐलान पर जोर जो दिया गया है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी चंद्रबाबू नायडू के बयान पर अपने अंदाज में समर्थन दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर दोनों मुख्यमंत्रियों ने अचानक जनसंख्या बढ़ाने पर जोर क्यों दिया, जबकि दोनों राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने की नीति पर चल रहे हैं। जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सूबे में लागू पॉपुलेशन पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान करते हुए नया कानून लाने का ऐलान कर दिया है। आंध्र प्रदेश में अब तक ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे जिनके 2 से अधिक बच्चे हों। नायडू सरकार ने अब ऐसा कानून लाने का ऐलान किया है जिसमें ये प्रावधान होगा कि निकाय चुनाव केवल वही लड़ सकेंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। नायडू ने अपने फैसले के पीछे दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी के खतरे का हवाला दिया है। ఒకప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉంటే పంచాయతీల్లో కంటెస్ట్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్స్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు కొత్త చట్టం అది చేశాను, మళ్ళా ఒక చట్టం తీసుకొస్తున్నా, ఇద్దరు కంటే పైన పిల్లలు ఉంటేనే మీకు పోటీ కరువులు మీరు ఇప్పుడు। चंद्रबाबू नायडू के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी आह्वान कर दिया है कि लोग 16-16 बच्चे पैदा करें। इसके साथ ही साउथ के 2 मुख्यमंत्रियों के बयान से राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की बहस ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जनसंख्या को लेकर जिन 2 मुख्यमंत्रियों के बयान आए हैं उनमें से एक चंद्रबाबू नायडू एनडीए में है, तो वहीं दूसरे एम.के. स्टालिन इंडिया ब्लॉक में हैं। हालांकि दोनों मुख्यमंत्रियों के तर्क अलग अलग हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के गांव में बढ़ती बुजुर्ग आबादी और युवाओं के शहरों की ओर पलायन से पैदा हुई स्थिति का जिक्र करते हुए कहा है, ऐसा ही रहा तो साल 2047 तक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कई गांवों में केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं। उन्होंने देश में 2.1% प्रजनन दर के मुकाबले सूबे का औसत 1.6 होने का भी हवाला दिया है। उधर एम.के. स्टालिन ने तो खुलकर संसदीय सीटों की संख्या का राग छेड़ दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, पहले के लोग 16 संतान का आशीर्वाद लेते थे। हालांकि इसका मतलब 16 संतान नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति होता था। अब ये आशीर्वाद कोई नहीं देता। शायद अब समय आ गया है कि नए कपल 16-16 बच्चे पैदा करें। उन्होंने परिसीमन का जिक्र किए बिना संसद में साउथ की सीटों का जिक्र किया और कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। क्यों ना हम 16-16 बच्चे पैदा करें। चंद्रबाबू नायडू ने जब नई जनसंख्या नीति की बात करते हुए आंध्र ही नहीं पूरे साउथ में जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देते हुए लोगों का आह्वान किया तो चर्चा लोकसभा सीटों और परिसीमन की होने लगी थी। स्टालिन ने खुलकर सीटों की संख्या का जिक्र कर इस बहस को और हवा दे दी है। जनसंख्या का सीटों से क्या नाता है? दरअसल इसके पीछे जनसंख्या के अनुपात में सीटों का प्रावधान है, जिसके मुताबिक
10 लाख आबादी पर एक सांसद का प्रावधान है। इसके लिए परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि परिसीमन पर पहले 2000 और फिर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई थी, यानी अब परिसीमन का समय आ रहा है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टालिन ने अपना सियासी दांव पहले ही चल दिया है। दक्षिण के राज्यों ने जागरूकता का परिचय देते हुए अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए तमाम कदम उठाए और सफल भी रहे। लेकिन इसके उलट उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार जारी रही थी। इसीलिए दक्षिण के राज्य जनसंख्या के आधार पर परिसीमन में सीट बढ़ाने का विरोध करते हैं। दरअसल दक्षिण के राज्यों का तर्क है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण में योगदान दिया और अगर इस आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो ये हमारे साथ अन्याय होगा। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार में चंद्रबाबू नायडू भी अहम घटक हैं। इसीलिए साउथ की पार्टियों की रणनीति फिलहाल सरकार पर दबाव बनाकर कम से कम 20 साल के लिए सीटें बढ़ाने पर रोक एक्सटेंड कराने की हो सकती है। लेकिन हर बार दबाव की ये रणनीति कारगर हो ये जरूरी नहीं। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकारें, एनडीए की राज्य सरकारें जब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को लेकर कठोर नियम बना रही हैं, जिससे नायडू के इस ऐलान से खींचतान के आसार बढ़ गए हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि बीजेपी इसका तोड़ निकाल पाती है या फिर चंद्रबाबू नायडू दबाव बनाकर अपनी बात फिर से मनवा लेते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टालिन के बयान पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जनसंख्या बढ़ाने के ऐलान पर नेताओं के वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ नेता चंद्रबाबू नायडू के बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ नेता तीखा प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने जो सियासी चाल चली है उसके पीछे का राज क्या है? जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। देश के दक्षिणी राज्यों से आबादी बढ़ाने की जो आवाजें उठी हैं, क्या वो जनसंख्या जिहाद का पलटवार है या फिर भविष्य की राजनीति का सत्ता सूत्र अपने हाथों में रखने की प्री प्लानिंग है? इसे गहराई से समझना होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम राज्य की बुजुर्ग होती आबादी का मुद्दा उठाया, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 2026 तक होने वाले परिसीमन के लिए समाधान के रूप में 16 बच्चे पालने वाले दंपतियों की बात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को लेकर राजनीति भी चरम पर है। एम.के. स्टालिन के बचाव में कांग्रेस उतरी तो चंद्रबाबू नायडू के बचाव में टीडीपी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस प्रवक्ता मोहन कुमार मंगलम ने कहा कि एम.के. स्टालिन ने जो कहा उसमें इंसाफ की बात है, राजनीति की बात नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि 2026 में अगर बीजेपी डिलिमिटेशन लेकर आती है तो हर राज्य में सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो हम अपनी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे? इसको लेकर एक समाधान निकालना होगा। जिन लोगों ने परिवार नियोजन का पालन किया है और आबादी कम की है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एम.के. स्टालिन ने एक कहावत के तौर पर ये बात कही है, न कि वो ये कह रहे हैं कि 16 बच्चे पैदा करो। वहीं टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरी ने चंद्रबाबू नायडू का बचाव करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने 94-95 में बोला था कि आपको अपनी जनसंख्या घटानी चाहिए। आज की तारीख में जिस तरह की स्थिति है, उनके हिसाब से हमें काम करने वाले लोगों की जरूरत है। ये ग्लोबल देखने को मिला है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आबादी का ग्रोथ रेट 1.6% ही है। हमें इसके बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई। एक और कांग्रेस प्रवक्ता मोहन कुमार मंगलम ने एम.के. स्टालिन के बयान का खुलकर समर्थन किया, जबकि कांग्रेस नेता उदित राज ने चंद्रबाबू नायडू पर तीखा प्रहार किया। संघ का रंग चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर चढ़ गया है। इस देश के सामने समस्या है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसकी नियंत्रण की बात कही जाती है और दूसरे तरफ ये जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
तो जो बीजेपी आरोप लगाती है मुस्लिम समाज के ऊपर, क्या आरोप वही लगाएगी नायडू जी के ऊपर? तो ये विरोधाभासी बातें हैं और बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि एक जिम्मेदार आदमी ने इस तरह से किया है कि जनसंख्या बढ़ाई जाए। ये तो शायद ही उन देशों में हो जहां जनसंख्या एकदम घटती चली जा रही है, लेकिन ये तो आरएसएस और चंद्रबाबू नायडू के विचार मेल खाते हैं। लेकिन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने आंध्र प्रदेश के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की अपील को दोहराते हुए दावा किया कि अधिक बच्चे पैदा करना ही एकमात्र इस समस्या का समाधान है। दक्षिणी राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों ने हाल ही में अपने प्रदेश के लोगों से आबादी बढ़ाने की जो अपील की है, वो भारत में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए अब तक चली आ रही परिवार नियोजन थ्योरी के ठीक विपरीत है। चंद्रबाबू नायडू के बयान के दूसरे दिन ही तमिलनाडु के मुखिया एमके स्टालिन ने भी लगभग उसी तरह की बात दोहराई। हालांकि उनका मकसद साफ रूप से राजनीतिक था। उन्होंने कहा, बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 बच्चों का नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति अर्जित करने और खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देते थे। अब उन्हें सचमुच 16 बच्चे पैदा करना चाहिए, न कि एक छोटा और खुशहाल परिवार रखना चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां आबादी का अर्थ जनशक्ति से ज्यादा वोट से है, वहां डेमोग्राफी का संतुलन का मतलब राजनीतिक सत्ता को कायम रखना और बदलने की ताकत से है। जब से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हावी हुई है, तब से जनसंख्या संतुलन के प्रति नजरिया और उग्र हुआ है। ये भावना तेजी से गहरा रही है कि किसी विशेष धर्म, जाति और समुदाय की संख्या से ही पावर पाई जा सकती है, उस पर पकड़ बनाए रखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि राज्य में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, हम यूपी पर राज करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर ये एक तरह का जनसंख्या जिहादी है। आबादी को बढ़ाना सत्ता में रहने का रामबाण नुस्खा है। इसको लेकर सियासी गलियारों में एक नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की भी गूंज अक्सर सुनाई देती है। इसका सीधा मतलब है कि न सिर्फ सत्ता बल्कि सामाजिक आर्थिक संसाधनों पर कंट्रोल करने के लिए वर्चस्व जरूरी है। ये डर सिर्फ काल्पनिक है ऐसा भी नहीं है। देश में जहां जहां धार्मिक आधार पर डेमोग्राफी बदली है, वहां अलगाववाद और विभाजन की दरारें गहराने लगी हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की घोर समर्थक यूरोपीय देशों में भी हो रहा है। अब परिसीमन से पहले चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन ने जो राग छेड़ दिया है, वो इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी गूंज 2026 तक सुनाई दे सकती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत तेजी से बुजुर्ग भी हो रहा है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या पर कंट्रोल रखना और बुजुर्ग होने से भी रोकना है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन ने इसका हल तो निकाल लिया है, लेकिन देश की जनसंख्या को ताक पर रखकर। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के ऐलान और एमके स्टालिन के खुले समर्थन से देश में जो बवाल मचा हुआ है, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर दुनिया के कई देश चिंतित हैं। बूढ़े होते चीन ने भी हालातों को देखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव किया है। भारत के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीतिक कारण से बुजुर्गों की बढ़ती संख्या पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन ये चिंता वास्तव में वैश्विक है। एशिया और यूरोप तो आज दुनिया के सबसे बुजुर्ग आबादी वाले इलाके बन गए हैं। इनमें 65 साल और इससे अधिक उम्र के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं।
देशों की बात करें तो आज जापान की 28% से अधिक आबादी बुजुर्ग हो चुकी है। इसके बाद इटली की बारी आती है, जहां 23% से अधिक लोग 65 साल के अधिक उम्र के हैं। फिनलैंड, पुर्तगाल और ग्रीस में ये आंकड़ा 22% है। क्रोएशिया, ग्रीस, इटली, माल्टा, पुर्तगाल, सर्बिया, स्लोवानिया और स्पेन जैसे दक्षिणी यूरोप के देश इस क्षेत्र को सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी वाला बनाते हैं। यहाँ 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 21% है। कभी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश रहे चीन में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों का आंकड़ा देश की कुल आबादी का 12% है। अमेरिका में ये आंकड़ा 16% है। जबकि भारत में 6 से 7% है। दुनिया के सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी वाले जापान में 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 36 मिलियन से ज्यादा है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। जापान में 10 में से 1 लोग 80 साल या इससे अधिक की उम्र के हैं। भारत भी इन देशों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के मुताबिक भारत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। 2036 तक देश की 34 करोड़ से ज्यादा आबादी युवा होगी, जो अभी 47% से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं। अगले 15 साल में ये और तेजी से गिरेगी। वहीं UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की माने तो 2011 में भारत में युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी, जो अब 29 साल हो गई है। 2036 तक भारत में बुजुर्ग जनसंख्या का 12.5%, 2050 तक 19.4%, तो सदी के अंत तक 36% ही होंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में हर महिला औसतन 2 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। हालांकि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल तक जीवित नहीं रहते। फिलहाल नेशनल लेवल पर 2.1 फर्टिलिटी रेट होना चिंताजनक नहीं है। ये इस बात का संकेत देता है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बदल सकती है। अगर किसी देश का टोटल फर्टिलिटी रेट लंबे समय तक 2.1 से नीचे गिरता है तो ये आमतौर पर जनसंख्या में गिरावट का संकेत देता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।